ये फिल्म भी सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कॉन्जरिंग 1 मूवी थी, और इसे भी जेम्स बॉन्ड ने डायरेक्ट किया है। कहानी 1976 में शुरू होती है। हम एड और लोरेन को एक न्यू केस हैंडल करते हुए देखते हैं, विच इज नन अदर देन द एमिटिविले हाउस केस। और ये साल होता है 1974। एक परिवार इसी एमिटिविले हाउस में रह रहा था। उन्हीं में से एक, जिसका नाम रोनाल्ड था, उसने अपने पूरे परिवार को गोली से मार दिया जब उसके परिवार सो रहा था। इस घटना के बाद पुलिस रोनाल्ड को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उस पर केस चलता है। लेकिन उस केस के दौरान रोनाल्ड एक बयान देता है कि किसी डेमोनिक शक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर उसने ऐसा किया, और इस बयान के बाद ये केस काफी फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड, जिसके बाद वॉरेंस को इसकी तहकीकात के लिए भेजा गया। उस दौरान इस एमिटिविले हाउस में लुट्स फैमिली रह रही थी, और ये जानने के बाद भी कि इस घर में मास मर्डर हुआ था, ऊपर से लोग इस घर को वांटेड हाउस भी कहने लगे। ये जानते हुए भी लुट्स फैमिली यहाँ पर रहने लगी। लेकिन जब यहाँ पर वॉरेंस आए, उन्हें पता चला कि लुट्स फैमिली ये घर छोड़कर भाग गई है। खैर, वॉरेंस अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लोरेन एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करती है अपनी पावर से। इस प्रोसेस में इंसान अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर पाता है, जैसा कि हमने इंसीडियस मूवी में देखा है। और अगर आपने इंसीडियस मूवी नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे भी देखें। काफी अच्छी मूवी है, और उसके भी कर्ता धर्ता जेम्स बॉन्ड ही है। खैर, हम लोरेन को देखते हैं, जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान वो सब देख पाती है, उस रात की घटना को जो रोनाल्ड ने अपने परिवार के साथ किया। लेकिन इसके बाद उसे दिखती है वही इविल नन, यानी कि वेलेक, जिसे देख वो डर जाती है, क्योंकि ये नन फिर उसे एड की मौत दिखाती है, जैसे तब दिखाया था जब ये दोनों फ्रेंची का केस हैंडल कर रहे थे। आगे हम देखते हैं वॉरेंस के एमिटिविले केस पर की गई तहकीकात के बाद इस केस की चर्चा मीडिया में काफी बढ़ गई, और ये केस काफी फेमस हो गया। इसी बीच हजारों मील दूर एनफील्ड इंग्लैंड में भी एक भूतिया घटना घट रही होती है, जिसका केस भी एमिटिविले की तरह ही काफी फेमस हुआ, और उसी घटना पर ही ये फिल्म आधारित है। तो आइए बढ़ते हैं एनफील्ड की इस भूतिया घटना की तरफ। तो साल आता है 1977, यानी कि एमिटिविले केस के 3 साल बाद। एनफील्ड इंग्लैंड, यहाँ हमें एक परिवार दिखाया जाता है, दी हडसन्स फैमिली, मदर पैगी और 2 बेटियां मार्गरेट, जैनेट, और 2 बेटे जॉनी एंड बिली। खैर, हमें दिखाया जाता है हडसन्स फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि पैगी का हस्बैंड उसकी पड़ोसन के साथ भाग गया है। इसलिए पैगी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है अपने बच्चों को अकेले ही पालने की। खैर, देर रात मार्गरेट देखती है जैनेट विजी बोर्ड से खेल रही होती है। जैनेट बताती है ये काम करता है। ये सुन मार्गरेट भी इसे ट्राई करती है, लेकिन कोई भी बात नहीं बनती है, क्योंकि सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए बोर होकर वो इसे रख देते हैं और सोने चले जाते हैं। पर सोने के बाद हम देखते हैं जैनेट अपने रूम से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। उसे खुद भी पता नहीं चलता ऐसा कैसे हुआ, एंड वो फिर से लौटकर अपने रूम में आती है। पर मार्गरेट इतना भी ध्यान नहीं देती कि जब ये दोनों सो गए थे तो उसने रूम को अंदर से लॉक कर दिया था, और जैनेट तो बाहर से आ रही है, तो आखिर ये रूम अभी भी लॉक कैसे है। इससे ये तो पता चल जाता है कि अब भूतिया खेल यहाँ से शुरू हो चुका है, क्योंकि अगली रात हम बिल्ली को देखते हैं। वो पानी पीने के लिए उठता है। उसी दौरान उसकी नजर बाहर दूल्हे पर पड़ती है, जो कि अपने आप ही हिल रहा होता है। उसी दौरान जैनेट भी दिखाई जाती है, जो कि किसी से बात कर रही होती है। उसकी आवाज सुन मार्गरेट उठ जाती है, और वो देखती है कि जैनेट खुद से ही बात कर रही होती है, वो भी अपनी आवाज को बदलकर। मार्गरेट को लगता है वो सपना दिख रही है, इसीलिए वो उसे सुला देती है। पर जैनेट फिर उठकर उसी आवाज में बात करने लगती है। अब की बार तो मार्गरेट काफी डर जाती है, पर असली डर तो उसे तब लगता है जब उसके पीछे से यही सेम आवाज आती है, दिस इज माई हाउस, जैसे जैनेट निकाल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के अलावा कोई रोल भी इनके रूम में मौजूद है। इसलिए डरकर मार्गरेट लाइट्स ऑन कर देती है, पर लाइट ऑन होने पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगली घटना घटती है बिल्ली के साथ। हम देखते हैं बिल्ली पानी पीकर अपने रूम में सोने जा रहा होता है। तभी उसे उसकी टॉय कार दिखती है, जिसे बिल्ली अपने टेंट में डाल देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो कार फिर से वहां से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देख वो डर जाता है। पर फिर भी वो कार को फिर से टेंट में डाल देता है, लेकिन इस बार तो वो कार खुद ही उसके सामने से बाहर आ जाती है, जिसे देख वो डर जाता है और सीधा पैगी के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इसके टेंट में कोई है, पर जब पैगी वहां पर चेक करने जाती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। लेकिन तभी नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। नीचे जाने पर पता चलता है ये जैनेट है, जो कि एक सोफे पर बैठी होती है, और यहाँ पता चलता है कि जैनेट स्लीप वॉक करने लगी है। पैगी उसे उठा देती है और उसे पता चलता है कि जैनेट को फीवर है, इसीलिए अगले दिन जैनेट स्कूल नहीं जाती। बाकी सब स्कूल चले जाते हैं और जैनेट घर पर अकेली होती है, और तेज बारिश हो रही होती है। जैनेट टीवी देखने लगती है, तभी चैनल अपने आप ही चेंज हो जाता है। जैनेट रिमोट ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। इसी दौरान पैगी का कॉल आता है, इसलिए जैनेट अपनी मॉम से बात करने लगती है, जिस दौरान उसकी नजर सोफे पर पड़ती है जहाँ पर वो रिमोट रखा होता है।
ये देख वो चौंक जाती है क्योंकि वो सोफे पर बैठी ही नहीं थी, तो आखिर वो रिमोट वहां पर कैसे आया। इससे जेनेट को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर फिर भी वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए शायद उसने ध्यान ना दिया हो। यही सोचकर वो उसे भूल जाती है, पर फिर भी उसके मन में थोड़ा शक होता है, इसलिए वो रिमोट को इस बार अपने सामने रखती है। अब हम देखते हैं कि बारिश की वजह से चैनल चला जाता है, इसलिए जेनेट उसे ठीक करने लगती है, जिस दौरान उसे टीवी में एक बूढ़ा इंसान दिखता है जो कि उसी सोफे पर बैठा है। ये देख जेनेट जैसे ही उसकी तरफ देखती है, वो बूढ़ा इंसान वहां से गायब हो जाता है। इसके हाथों में वही रिमोट था। ये देख जेनेट की तो हालत ही खराब हो जाती है, पर तभी उस बूढ़े इंसान की आत्मा उसके पीछे आ जाती है और वो वही बात फिर से कहती है, दिस इज माई हाउस, यानी कि ये घर उसका है। इस सीन से समझ आता है हडसन से पहले इस घर में यही बूढ़ा आदमी रहता होगा, जिसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस घर में ही बस गई और फिर जेनेट के द्वारा उस विजी बोर्ड के इस्तेमाल करने से अब ये सामने आ रहा है। खैर आगे हम देखते हैं कि जेनेट के साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। इसी दौरान हमें वॉरेंस दिखाए जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, लोरेन देखती है एड पेंटिंग कर रहा है और ये पेंटिंग होती है उसी इविल नन की, यानी कि वेलेक। इसे देख लोरेन को अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स उसका सामना अभी तक वेलेक से नहीं हुआ है, पर सिर्फ उसकी फोटो ही देख उसे अच्छा महसूस नहीं होता। आप सोच रहे होंगे एड ने वेलेक को कब देखा। दरअसल एड को काफी टाइम से ही वेलेक का सपना आ रहा है। हालांकि इन दोनों को ही नहीं पता कि एक्चुअल में ये वेलेक है कौन। इवन इन्हें तो इसका नाम भी नहीं पता। खैर आते हैं वापस एनफील्ड। रात को जेनेट सोने से पहले अपने पैरों को रस्सी से बांध लेती है ताकि वो फिर से स्लीप वॉक ना करे। एंड ये चीज सही भी साबित होती है क्योंकि सोने के बाद वो अचानक ही जमीन पर गिरती है। इसके बाद कोई रूम का दरवाजा खटखटाता है। हैरानी वाली बात होती है कि मार्गरेट स्टिल सोई होती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। खैर जेनेट बाहर चेक करने जाती है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तभी उसकी नजर उसी सोफे पर पड़ती है जो उसके देखते ही हिलने लगता है और ये देख जेनेट तुरंत ही अपने रूम में आकर सो जाती है। लेकिन अभी भी वो डरी होती है। इसका कारण भी है क्योंकि वो आत्मा यहाँ आकर उसे डराने लगती है। इस बार मार्गरेट भी उड़ जाती है। जेनेट उसे बताती है यहाँ पर कोई है, पर मार्गरेट विश्वास नहीं करती। तो अभी इनके बेड अचानक ही तेजी से हिलने लगते हैं, जिससे डर ये दोनों पैगी के पास चली जाती है। पैगी इनके रूम में आती है और चेक करने पर उसे विजी बोर्ड मिलता है। उसे लगता है कि ये दोनों बस मस्ती कर रही है, इसीलिए इन दोनों पर उसे गुस्सा आता है। लेकिन तभी रूम में रखा ड्रेसर अपने आप ही हिलकर दरवाजे के पास चला जाता है और ये सब पैगी के सामने ही होता है। इसे देख ये सारे डर जाते हैं और तुरंत ही अपनी पड़ोसी विक के घर पे चले जाते हैं। विक पैगी का घर चेक करके आता है, पर वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। पर फिर भी वो पुलिस को कॉल कर देता है। उसे लगता है कि शायद कोई हडसन्स के साथ मजाक कर रहा है। पुलिस यहाँ पर आकर चेकिंग करने लगती है, जिस दौरान हम एक बिल्ली के खिलौने को भी देखते हैं जिस पर लिखा होता है द क्रूकेड मैन। और अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं कॉन्जरिंग सीरीज वाली, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कई बार नन और द क्रूकेड मैन का जिक्र किया था, जो दो कैरेक्टर कॉन्जरिंग 2 से काफी फेमस हुए थे। हालांकि नन पे तो मूवी बन गई और क्रूकेड मैन पे भी मूवी बनने वाली थी, पर अचानक ही वो कैंसिल हो गई। खैर हम देखते हैं पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही होती है और इनके साथ भी वही होता है जो कि पैगी के साथ हुआ था। एक कुर्सी हिलकर सीधा किचन में चली जाती है और ये देख तो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही घर से बाहर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर समझ जाती है ये चीज उनसे हैंडल होने वाली नहीं है, इसलिए वो हडसन्स को चर्च जाने के लिए कहती है। खैर इसी दौरान हमें लोरेन और जूडी दिखाए जाते हैं। लोरेन अपनी बाइबल पढ़ रही होती है, जिस दौरान उसे एक विजन आता है। इसमें हम देखते हैं जूडी हॉलवे में खड़ी होती है और किसी को देख रही होती है, जिसके तुरंत ही बाद लोरेन भी वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि वेलेक होता है। लेकिन इस बार लोरेन उससे डरती नहीं है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। एंड यहाँ पर वेलेक अपना नाम बताती है, जो कि लोरेन अपने बाइबल में लिखती है। अपनी माँ की हरकतें देख जूडी उसे उठा देती है। एंड यहाँ पर लोरेन थोड़ा डर भी जाती है, पर यहाँ पर उसे पता नहीं चलता कि उसने अपने बाइबल में कुछ लिखा है। खैर वापस आते हैं एनफील्ड में। पैगी से मिलने एक जर्नलिस्ट आता है जिसका नाम कैंट है। वो बताता है पुलिस के जरिए उसे सब पता चल गया है, इसलिए वो पैगी के घर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। पर पैगी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सबको पता चले। पर कैंट उसे समझाता है कि अगर घर में सच में कोई आत्मा है तो ऐसा करने पर उन्हें मदद ही मिलेगी, जो कि बात सही भी साबित होती है। और पैगी भी इसके लिए फिर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंट इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जिस दौरान उसने जेनेट का भी इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में हम देखते हैं मोरिस नाम का बंदा भी होता है। मोरिस को आइडिया आता है सीधा उस आत्मा से ही बात करने का, इसलिए वो उस आत्मा को पुकारता है। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होता, और कुछ ही देर बाद हम जेनेट को देखते हैं जो कि अजीब सी हरकत करने लगती है। इसके बाद उसके अंदर वही आत्मा आ जाती है
इसे देख सब चौंक जाते हैं क्योंकि जेनेट मर्दाना आवाज में बात कर रही होती है। इस आत्मा से पूछने पर पता चलता है इसका नाम बिल विल्किंस है, इसकी उम्र 72 साल है और ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई थी उसी सोफे पर बैठे हुए जहाँ पर अक्सर जेनेट पाई जाती है। इस इंटरव्यू के बाद तो हडसन्स का घर और भी ज्यादा फेमस हो जाता है और अब इसकी बात पूरी दुनिया में होने लगती है। लोग तो इसे एमिटिविले केस से भी कंपेयर करने लगते हैं। खैर इसी रात फिर एक भूतिया घटना इनके साथ घटती है। हम देखते हैं हडसन्स अपने पड़ोसी के घर सोए होते हैं, जिस दौरान हडसन्स के घर में हम बिली के टेंट में वही उसका खिलौना देखते हैं जिसमें द क्रिकेट मैन होता है, जो कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के कुछ देर बाद उसमें से क्रिकेट मैन गायब हो जाता है। वही हम बिली को देखते हैं जिसकी आंख खुल जाती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है दरवाजे पर विक का डॉग बैठा है। ये देख बिली उसके पास चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये डॉग क्रिकेट मैन में बदल जाता है और वो ये देख बिली डर कर सबको उठा देता है। सभी डरने लगते हैं क्योंकि क्रिकेट मैन इनकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन उसके सामने आने पर पता चलता है ये जेनेट है जो कि पॉजेस्ड हो चुकी है, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं करती और बस यहाँ पर आकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है जिससे जेनेट डर जाती है। इस घटना के बाद अमेरिका में हमें फादर गॉर्डन, उनके साथ लॉरेन और एड भी दिखाए जाते हैं। फादर इन्हें जेनेट की उसी इंटरव्यू की ऑडियो टेप सुना रहे होते हैं जिसमें जेनेट मर्दाना आवाज में बात कर रही होती है। फादर बताते हैं ये एक 11 साल की बच्ची की आवाज है जो कि पॉजेस्ड हो चुकी है। फादर ये भी बताते हैं इस घटना की खबर मीडिया में फैल चुकी है, इसलिए कई लोग तो इसे ढोंग भी बता रहे हैं। इसी वजह से चर्च इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर ये सच है कि वो नाटक कर रहे हैं तो इससे हमारी ही बदनामी होगी। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई है तो उस परिवार को हमारी मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए फादर इन्हें एनफील्ड जाने के लिए कहते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वहां जाकर इन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करना होगा कि केस रियल है या फेक। मींस की दोनों ही पॉसिबिलिटी में वॉरेंस को बस रिपोर्ट तैयार करनी है और वापस लौट के आ जाना है, क्योंकि अगर ये सच भी है तो चर्च इसे देख लेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि एनफील्ड पहुंच ये दोनों पैगी से मिलते हैं, जिसके बाद ही उसके घर को चेक करने लगते हैं। पैगी एड को जेनेट के रूम के बारे में बताती है जिसमें ज्यादातर भूतिया घटनाएं घटती हैं, इसीलिए वो इस रूम को लॉक करके रखती है। साथ ही वो उसे उस सोफे के बारे में भी बताती है। वही हम लॉरेन को देखते हैं जो कि बाहर जेनेट से बात कर रही होती है। सब कुछ जानने के बाद अब ये उस आत्मा से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो जेनेट को उसी सोफे पर बिठा देते हैं और ये शोर करने के लिए कि वो ये आवाज खुद से नहीं निकालती है, उसके मुंह में पानी भर देते हैं, वो भी पूरे टाइम के लिए जब तक वो उस आत्मा से बात करेंगे। जेनेट वैसा ही करती है पर कुछ भी नहीं होता है। तभी जेनेट इन्हें बताती है कि वो आत्मा उसे कह रही है कि अगर वो ऐसे ही उसे घूर के देखते रहेंगे तो वो बात नहीं करेगा। ये सुन एड सबको मुंह दूसरी तरफ करने के लिए कहता है। सब वैसा ही करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनेट के अंदर बिल आ जाता है। हालांकि ऐसा साफ होते हुए हम नहीं देख पाते, पर इतना तो पता चल जाता है कि यह सच में बिल ही है। एड बिल को हडसन्स हाउस से जाने के लिए कहता है, पर बिल नहीं मानता। बिल कहता है कि ये घर उसका है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुन एड उसे क्रॉस दिखाता है। इसे देख बिल डर जाता है और वो कुछ टूटी फूटी भाषा में कहने लगता है, मदद करो, इसे जाने दो। ये सब एड को समझ नहीं आता है, पर वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर अजीब ही होती है। दरअसल लॉरेन को यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी का होने का एहसास नहीं होता है, जबकि उसके सामने ही एक आत्मा मौजूद थी, जिससे इन्हें थोड़ा शक तो होता ही है कि जेनेट का सामने आकर बात ना करना, आत्मा के होते हुए भी लॉरेन का कुछ भी महसूस ना कर पाना। ये बातें यही दर्शाती हैं कि शायद लोग सही कह रहे हैं कि हडसन्स बस पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पर फिर भी वॉरेंस अभी नतीजे पर नहीं आए हैं। फिलहाल के लिए वो इन्हीं के घर पे रुकते हैं और इनके साथ पैगी और जेनेट भी रुकते हैं और बाकी बच्चे पड़ोसी के घर सोते हैं, यानी कि विक के घर पे। जेनेट हमेशा की तरह खुद को रस्सी से बांध लेती है और उसके सोते ही हम देखते हैं जेनेट नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, सीधा छत पर। जेनेट काफी कोशिश करती है हिलने की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी उसकी नजर उसी सोफे पर पड़ती है जहाँ पर बिल बैठा होता है। बिल यहाँ से उठकर ऊपर जेनेट वाले रूम में चला जाता है और ऐसा होते ही जेनेट उसी रूम में पहुंच जाती है। इसे पैगी ने बाहर ताले से बंद कर रखा है और वहाँ पर हम कई सारे क्रॉस भी देखते हैं। इस रूम में पहुंच बिल उस पर अटैक कर देता है और जेनेट की आवाज सुन पैगी यहाँ पर तुरंत ही आती है। पैगी काफी कोशिश करती है इस गेट को खोलने की, पर वो इसे खोल नहीं पाती। तभी इस गेट के जरिए वो पहली बार बिल की आत्मा को देखती है। इसे देख वो चौंक जाती है। इसके बाद यहाँ पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं और वो इस गेट को खोल देते हैं और इस बार भी लॉरेन को किसी भी आत्मा के होने का एहसास नहीं होता है और यही चीज इन्हें बार बार खटक रही होती है। खैर अगले दिन ये मॉरिस और एक और औरत जिसका नाम अनीता है, ये सभी इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये फेक है
या फिर रियल। अनीता तो टोटली हडसन्स परिवार के खिलाफ होती है और वो सीधा इसको फेक बताती है, पर मोरिस फुल्ली हडसन्स के सपोर्ट में होता है। वो इन्हें कुछ फोटो भी दिखाता है, जैसे जेनेट का हवा में उड़ना और उसके द्वारा काटे गए दांत के निशान, जो कि किसी बच्चे के काटने जैसे तो नहीं होते। लेकिन जब एड उस फोटो को देखता है जिसमें जेनेट हवा में उड़ रही होती है, तो उसकी पोजीशन को देख वो बताता है कि इस फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे कि जेनेट ने कूद के ये फोटो खिंचवाई हो। अब सच्चाई जानने के लिए ये तय करते हैं कि वो हडसन हाउस के अंदर बाहर कई सारे कैमरे इंस्टॉल करेंगे, ताकि अगर वो नाटक कर रही हो तो पकड़ी जाए। एंड ये ऐसा करते हैं, वो उनके घर के पास अंदर और बाहर काफी कैमरे लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एड पैगी के घर के कामों में हेल्प करने लगता है एंड वो उसके बेसमेंट में हो रहे लीकेज को भी ठीक करने जाता है, जहाँ पर काफी सारा पानी भरा होता है। उसी दौरान हम बिल की आत्मा को भी देखते हैं, जो कि एड के पास आ रही होती है, जिस पर पैगी की नजर पड़ जाती है। वो एड को सावधान करती है, पर एड के मुड़ते ही बिल वहां से गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो पैगी के सामने आ जाता है और वो पानी के अंदर उसे खींचने लगता है, पर एड आकर उसे बचा लेता है। ये नोटिस करते हैं कि पैगी के हाथ पर भी वैसे ही काटने के निशान हैं जैसे जेनेट के काटने पर बनता है जब उसके अंदर आत्मा होती है। लेकिन तभी इन्हें पानी में कोई गिरने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई सामान पानी के अंदर गिरा हो। एड उस सामान को बाहर निकालता है और ये होता है एक दांत, यानी कि फेक दांत, जो कि इसी निशान से मैच कर रहा होता है। अब ये सारी चीजें बस एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हडसन्स फेक हैं, यानी कि वो बस नाटक कर रहे हैं। लेकिन एज अ ऑडियंस हम जानते हैं ये सब रियल है और ये भी समझ पाते हैं कि शायद बिल की आत्मा जानबूझकर ये कर रही है ताकि वो वॉरेंस को यहाँ से भगा सके, क्योंकि वो जानते हैं कि वॉरेंस उसके लिए खतरनाक है। खैर इसी दौरान हम देखते हैं बाकी बच्चे ऊपर होते हैं एंड वो क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जेनेट डरी डरी होती है और वो किचन की तरफ देख रही होती है। वो सबको बताती है कि बिल की आत्मा अभी किचन में और वो चाकू के साथ खेल रहा है। ये देख जॉनी किचन में देखने के लिए जाता है एंड सच में वहाँ पर काफी सारे चाकू पड़े होते हैं। हालांकि जेनेट उसे मना करती है, पर वो नहीं सुनता। तो अभी मार्गरेट चिल्ला के बोलती है कि जेनेट वहाँ से गायब हो गई है एंड हम देखते हैं कि सच में जेनेट वहाँ से गायब हो गई है। लेकिन तो भी जॉनी की नजर पड़ती है किचन में जहाँ पर जेनेट होती है एंड वो पॉजेस हो चुकी है। उसके हाथ में एक चाकू भी है, इसके बाद वो इन पर अटैक कर देती है। इनकी आवाज सुन सभी ऊपर आते हैं एंड वो देखते हैं कि किचन तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर इन्हें जॉनी तो मिल जाता है जो कि छुप गया था और बाकी बच्चे भी सेफ होते हैं, पर यहाँ पर जेनेट इन्हें कहीं भी नहीं दिखती। तभी एक मशीन से ये उसे ढूंढने लगते हैं एंड इन्हें जेनेट मिल जाती है और बड़ी बुरी हालत में। दरअसल वो दीवार के एक छोटे से हिस्से में घुसी होती है। एंड हम उसे पॉजिटिव भी देखते हैं, पर एड उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर अनीता भी आती है और वो कहती है कि उसे सबूत मिल गया है कि जेनेट नाटक कर रही है। वो एक फुटेज दिखाती है जिसमें हम देखते हैं कि ये तहस नहस किसी आत्मा ने नहीं बल्कि जेनेट ने किया है और ये सब वो जानबूझकर कर रही होती है, जैसे सामानों का इधर उधर फेंकना, साथ ही एक चम्मच को खुद ही पिचका देना। अब इस फुटेज से तो यही पता चलता है कि ये नाटक कर रहे हैं, इसलिए वॉरेंस यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि मॉरिस इन्हें समझाता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जितना उसे पता है ये नाटक नहीं कर रहे हैं। पर एड बताता है कि अगर ये फुटेज चर्च ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी चर्च इसके बाद इनकी हेल्प नहीं करेगा। और क्योंकि इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि वो नाटक कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास भी कोई वजह नहीं है यहाँ रुकने की। ये कहकर वॉरेंस जाने लगते हैं। हालांकि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन जाने के बाद जेनेट से मार्गरेट पूछती है कि क्या सच में तुम नाटक कर रही थी? तो जेनेट जवाब देती है, नहीं, ये सब उसने आत्मा के कहने पर किया है, क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने वॉरेंस को यहाँ से नहीं निकाला तो बिल जेनेट के पूरे परिवार को मार देगा। इसलिए जेनेट को मजबूरन ये करना पड़ा। खैर आगे फिर हम वॉरेंस को देखते हैं। ये दोनों ट्रेन में होते हैं, एड अपना लगेज वगैरह रख रहे होते हैं। उस दौरान उनके बैग से वही टेप रिकॉर्डर्स गिर जाते हैं। नीचे गिरने पर इनकी टेप आपस में मर्ज हो जाती है। इससे एड को कुछ आइडिया आता है। वो टेप रिकॉर्डर सेट करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक रिकॉर्डर में हेल्प इट लेट गो बिल ने कहा था और दूसरे टेप रिकॉर्डर में मी वॉन्ट मी। उस टाइम एड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिल कहना क्या चाहता है, लेकिन अब एड को कुछ समझ आया और अगर वो सही है तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर बिल क्या कहना चाहता था। इसके बाद एड इन दोनों टेप्स को एक साथ प्ले करता है और ऐसा होता ही हमें समझ आता है कि आखिर बिल कहना क्या चाहता था। इसमें हमें सुनाई देता है, हेल्प मी इट वोंट लेट मी गो। इसका मतलब है कि मेरी मदद करो, वो मुझे जाने नहीं देती। और ये सुन ये दोनों समझ जाते हैं कि बिल तो खुद विक्टिम है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। लेकिन ऐसा होता ही हम देखते हैं लोरेन को अचानक विजन आता है, जिसमें उसके सामने बिल बैठा होता है उसी हडसन हाउस में। यहाँ पर बिल लोरेन को सब कुछ सच सच बताता है कि वो तो बस यहाँ पर अपने परिवार को देखने आया था,
लेकिन यहाँ आने पर उसे पता चला कि इसका परिवार यहाँ से जा चुका है। इसके बाद उसने यहाँ से जाना चाहा पर उसने जाने ही नहीं दिया। और ये कौन है आप समझ गए होंगे। बिल ये भी बताता है जेनेट पर वो चीज पूरी तरह हावी हो चुकी है, इसीलिए उसे रोकना होगा। और ये कैसे होगा ये भी बिल बताता है, लेकिन सीधा नहीं बल्कि वो इसका जवाब एक पहेली के रूप में देता है, जिसकी वजह होती है वही चीज जिसे बिल ने यहाँ पर रोक रखा है। ये पहेली कुछ इस प्रकार है। मुझे लिया गया, मुझे दिया गया, तुम्हारे पैदा होने पर मैं साथ था, तुमने मुझको मांगा नहीं था पर मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ था। लोरेन को इससे कुछ भी समझ नहीं आता, और इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती उसके पीछे वेलक आ जाती है। अब हमें समझ आता है कि क्यों बिल सब कुछ साफ साफ लोरेन को पहले नहीं बता पाया, क्योंकि इसकी वजह थी वेलक। उसके डर से वो लोरेन को कुछ भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन इनके घर के बाहर जाते ही उसने लोरेन से कांटेक्ट किया। खैर वेलक के सामने आते ही लोरेन का विजन खत्म हो जाता है एंड फिर से हम उसे ट्रेन में ही देखते हैं। इस बार उसके नाक से खून भी निकल आता है। इससे पता चलता है कि वेलक कितना ताकतवर है। होश में आते ही लोरेन सब कुछ एड को बताती है, जिसके बाद ये दोनों वापस जेनेट के घर पर जाने लगते हैं। उस दौरान लोरेन एड को वो पहेली भी बताती है एंड एड समझ जाता है इस पहेली का मतलब, और इस पहेली का मतलब होता है नाम। जी हाँ, असल में इस डीमन को उसके नाम से हराया जा सकता है, और बिल ने इन्हें इसलिए ये बताया क्योंकि उसे लगा कि इन्हें उस शैतान का नाम पता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऑलरेडी आपको नाम बता रखा है, तो इन्हें ये कैसे नहीं पता। दोस्तों मैंने इस पूरी सीरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन किया है, जिसकी पहली मूवी ही नन थी, तो इसलिए मुझे इसका नाम पता है एंड मैं शुरुआत से ही आपको नाम बताते आ रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म में लोरेन को अभी तक इस शैतान का नाम नहीं पता है, और इस शैतान को सिर्फ एक ही तरीके से हराया जा सकता है, और वो है इसके नाम से। वहीं हम आर्सन हाउस में देखते हैं वेलक ने जेनेट पर पूरी तरह काबू कर लिया है। ये देख पैगी अपने बच्चों को तुरंत इस घर से बाहर ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जेनेट के लिए वापस आती सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसी दौरान वोरेंस भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे दरवाजे बंद है। कहीं से भी रास्ता ना मिलने पर एड पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला जाता है, पर इससे पहले कि लोरेन भी अंदर जाती वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर लोरेन एड को अकेले अंदर जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि उसके विजन में उसने ऐसा ही होते हुए देखा था। पर एड नहीं रुकता, क्योंकि अगर वो रुक गया तो जेनेट मर सकती है, इसलिए एड कहता है कि उसे जाना ही होगा, और ये कहकर वो चला जाता है। वहीं लोरेन उस शैतान का नाम बार बार याद करने की कोशिश कर रही होती है, और तभी उसे ध्यान आता है वो विजन जो उसने अपने घर पर देखा था। और आपको याद होगा कि उस विजन के दौरान उसने बाइबल पर कुछ लिखा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में उसने उस शैतान यानी कि वेलक का नाम लिखा था। ये जान तुरंत ही लोरेन अपनी गाड़ी में से वही बाइबल निकालती है, और यहाँ पर उसे इस शैतान का नाम पता चल जाता है, जो कि है वेलक। अब हम देखते हैं कि जैसे ही लोरेन को उस शैतान का नाम पता चल जाता है, एक बिजली हर्सन नाव से घर के पास गिरती है एक पेड़ पर, जिससे वो पेड़ एक नुकीला शेप ले लेता है। एंड अपने विजन में लोरेन ने एग्जैक्टली ऐसा ही होते देखा था कि एड के अंदर एक नुकीली चीज घुस जाती है, और ये देख लोरेन और भी डर जाती है। वहीं हम अंदर एड को देखते हैं, जिसे द क्रूकेड मैन डरा रहा होता है, लेकिन एड कैसे भी हिम्मत करके जेनेट के रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर हम जेनेट को पजेस्ड देखते हैं। एड के यहाँ पर आते ही जेनेट खिड़की को तोड़ वहां से कूदने लगती है उसी पेड़ के ऊपर जिस पे बिजली गिरी थी, और वो कूद भी जाती है, पर एड उससे पहले ही उसे बचा लेता है, यानी कि उसे पकड़ लेता है। लेकिन अभी भी इन दोनों की जान खतरे में होती है, क्योंकि उसे पकड़कर वो पर्दे से लटका हुआ है एंड वो पर्दा भी धीरे धीरे टूट रहा होता है। वहीं हम लोरेन को देखते हैं, जो कि उसी बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचती है, जहां पर विक ने दरवाजे को आधा तोड़ दिया होता है। इतना गैप बन गया होता है कि लोरेन उसके अंदर से जा सकती है, इसलिए तुरंत ही लोरेन उसके अंदर चली जाती है एंड वो जेनेट के रूम में पहुंच जाती है, जहां पर हम वेलक को देखते हैं। वेलक लोरेन को रोकने की कोशिश करती है, और अब क्योंकि लोरेन उसका नाम जानती है, वो उसका नाम लेकर उसे नर्क में जाने का आदेश देती है, और उसके ऐसा कहते ही वेलक खत्म हो जाती है, और ऐसा होते ही वो तुरंत जाकर एड को पकड़ लेती है और वो इन दोनों को बचा लेती है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पैगी इस घटना के बाद इस घर में ही रही, वो भी अपने मरने तक, और उसकी मौत भी उसी चेयर पर हुई थी जहाँ पर बिल की मौत हुई थी, जिसके साथ ये कहानी खत्म होती है।